उद्योगों को बढ़ावा दें, संरक्षणवाद को नहीं, बता रहे लवलीस भंडारी, बिजनेस। सरकार ने हाल ही में घोषणा की कि वो स्टील से लेकर मोबाइल कवर तक विभिन्न उत्पादों को विरुद्ध एंटी डंपिंग जांच करेगा और भारत में एंटी डंपिंग का इस्तेमाल संरक्षणवाद उपायों के रूप में व्यापक रूप से किया जाता है। इसके साथ साथ उच्च शुल्क दरें, मात्रात्मक प्रतिबंध, नकारात्मक आयात सूची और अन्य उपाय भी अपनाए जाते हैं। इनमें से कुछ न कुछ विश्व व्यापार संगठन के नियमों के अनुरूप हैं, कुछ को अनुपालन योग्य बनाया जा सकता है, दूसरे के लिए विश्व बैंक शायद ही मायने रखते हैं। जो चीज़ें मायने रखती हैं वह भारत द्वारा निर्मित किया जा रहा है विनिर्माण संबंधी माहौल। अगर स्टील से लेकर मोबाइल कवर, कांच, पीईटी और सोलर पैनल तक हर चीज़ को संरक्षण की आवश्यकता है, जबकि सैकड़ों अन्य उत्पाद पहले से ही किसी न किसी तरह संरक्षण हासिल हैं, तो ऐसे में हमें खुद को एक गहरा प्रश्न करना होगा, और यह आखिर क्या हुआ कि हमें इसे बदल सकते हैं। इसका और उत्तर जो लोकप्रिय उत्तरी भी हैं वह है चीन ने अपना भारी सब्सिडी उच्च संरक्षण वाला औद्योगिक उत्पादन भारत पर थोप दिया है। ये उत्पाद बहुत आसानी से घरेलू उत्पादक और उद्योग पर छा जाते हैं और रोजगार तथा दीर्घकालिक विनिर्माण वृद्धि को प्रभावित करते हैं, परंतु एंटी डंपिंग जांच केवल चीनी उत्पाद तो निशाने पर नहीं लगी। प्राप्त जानकारी से यह लगता है कि वाणिज्य मंत्रालय के तहत आने वाले व्यापार उपाय महानिदेशालय को थाईलैंड, रूस, ताइवान, दक्षिण कोरिया, वियतनाम और बांग्लादेश सहित अन्य देशों के उत्पादों को भी जांच करनी होगी। उपरोक्त उपायों की तरह कई संरक्षणात्मक उपाय मौजूद हैं और अमेरिका, जापान, यूरोपीय संघ सहित कई विकसित देशों के उत्पादों को इसमें शामिल किया गया है। दूसरे शब्दों में भारतीय विनिर्माता और उसके संघ मानते हैं कि उन्हें दुनिया भर के उत्पादों संरक्षण की आवश्यकता है। कई बार तो ये कहा जाता है कि अन्य देशों के उत्पादों को सस्ते चीनी माल से लाभ मिल रहा है और इसके चलते अंतिम उत्पाद की कीमत कम रहती है। ऐसे में भारत को खुद को इन सभी देशों के उत्पादकों से बचाने की आवश्यकता है जो सस्ते चीनी कच्चे माल पर निर्भर हैं। इस तर्क में दम हो सकता है, लेकिन यह भी सही है कि भारत खुद भी चीन से बहुत अधिक आयात करता है। तो गत वर्ष आंकड़ा $113 अरब का, जिससे पिछले वर्ष में 11% अधिक था। इसमें इलेक्ट्रॉनिक, रसायन, मशीनरी, उपकरण तथा प्लास्टिक आदि भी शामिल थे। अब सरकार के सामने गंभीर समस्या वह कैसे तय करे कि किन उत्पादों की बचाना है, उन्हें नहीं। अपना हित समझने वाला हर उत्पादक सरकार से चाहेगा कि वह उसे आयात से संरक्षण दिलाए। कोई भी सक्रिय सरकार या तो तत्काल संरक्षण वाले कदम उठाएगी या फिर शिकायत की जांच करेगी, परंतु दिक्कत यह है कि चीनी वस्तुओं की जांच कैसे होगी, खासकर तब जब यह भी कहा जाता है कि हम चीन सरकार के आंकड़ों पर विश्वास नहीं कर सकते। इस समस्या को देखते हुए सरकार के लिए अगला बेहतर विकल्प यही है कि हम भारतीय आंकड़ों के आधार पर वैश्विक उत्पादों की जांच करें। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम उत्पादकों का आकलन भारतीय लागत के आधार पर करेंगे। ऐसे में परिणाम उच्च लागत वाले भारतीय विनिर्माताओं का अनुरूप होंगे तथा संरक्षण की उनकी मांग के पक्ष में भी। ये सवाल पूछना जरूरी है कि ऐसे कौन से मापदंड हो सकते हैं जो सरकार को यह तय करने में मदद करे कि जिन उत्पादों को किसी न किसी रूप में संरक्षण दिया जाना चाहिए उन्हें बिना रोक टोक शायद मामूली शुल्क के साथ आयात की अनुमति दी जानी चाहिए। यह मुक्त बाजार समर्थक दृष्टिकोण ये तर्क देगा कि रुपये का मूल्यन किया जाए, टैरिफ हटा दिया जाए और भारतीय कंपनियों को यह निर्णय लिया जाना चाहिए वैश्विक कच्चे माल का उपयोग करें और घरेलू। कहीं एक वामपंथी समाजवादी दृष्टिकोण यह मांग करेगा आयात पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया जाए, रुपये के विनिमय दर को नियंत्रित किया जाए और सभी उत्पादक भारत में ही किया जाए। सरकार के बीच की रास्ता निकालना होगा। पहले तो यह पता करना होगा कि बड़ी अर्थव्यवस्था हर उत्पाद के क्षेत्र में कैसे निपट रही। हमें यह कार्य इस बात की परवाह किए बिना करना चाहिए कि संबंधित देशों के साथ भारत मुक्त व्यापार समझौते हैं या किसी क्षेत्रीय समूह के सदस्य हैं या नहीं, चाहे वह चीन हो, वियतनाम हो, कोई अन्य देश। बात यह है कि यदि किसी कारणवश किसी देश के उत्पादक भारत में डंपिंग कर रहे हैं तो वे वैश्विक बाजारों में भी ऐसा करने की प्रवृत्ति रखते होंगे। इसलिए भारत में भी संरक्षणवाद कदम उठाने के पहले उन
उत्पाद श्रेणियों को आगे की जांच के लिए चिन्हित किया जाना चाहिए। दूसरा, जब भी उद्योग जगत से संरक्षण की मांग उठती तो सरकार को पहले उत्पादों के उपयोगकर्ताओं की बात करनी चाहिए और ऐसा तब तक करते रहना चाहिए जब तक संरक्षणवादी कदम लागू नहीं हो सके। संरक्षण का एक तरह का आर्थिक न्याय और निर्णय देने के पहले सरकार को सभी उत्पादों उपभोक्ताओं को समुचित अवसर देनी चाहिए। तीसरा, सरकार को उपयोगकर्ताओं का भी वैसे से बचाव करनी चाहिए वैसे भी उत्पादकों को करती है। ऐसे में किसी भी संरक्षणवादी उपाय की सख्त निगरानी होनी चाहिए कि वह उत्पादकों और उपभोक्ताओं पर क्या असर डालते हैं। चौथा, संरक्षणात्मक कदमों का विश्लेषण यह भी बताएगा कि कई मामले में यह संरक्षण सरकार पर निर्भरता की ओर ले जाता है और यह निर्भरता भारत की दीर्घकालिक वृद्धि पर असर डालती है। ऐसे में फिर चाहे गुणवत्ता नियंत्रण आदेश, सामान्य से अधिक शुल्क दर या एंटी डंपिंग उपाय है, ऐसे सभी उपायों पर एक समाधान अवधि तक होनी चाहिए। कुल मिलाकर भारत को विनिर्माण क्षेत्र को सहारा देने और बढ़ावा देने के कई तरीके हैं। एक तरीका कुछ लागतों को वहन करना, दूसरे सब्सिडी प्रदान करना, तीसरा व्यापार करने की प्रक्रिया को सरल बनाना और एक अन्य तरीका है कि संरक्षणवाद अपनाना। इन सभी उपायों के अपने अपने फायदे और नुकसान हैं। उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना एक प्रकार की सब्सिडी है जिसका उद्देश्य उत्पादन के पैमाने में आने वाली समस्याओं को ठीक करना, क्योंकि बड़े पैमाने पर उत्पादन की लागत कम होती है। यह एक विशिष्ट समस्या का विशिष्ट समाधान है। व्यवसाय करने में आसानी से जुड़े सुधारों का उद्देश्य व्यापार की प्रक्रिया को सरल बनाना था। ये विशिष्ट समस्याओं के लिए लक्षित समाधान है, लेकिन संरक्षणवाद ऐसा नहीं। कुछ लोगों को दूसरों की कीमत पर लाभ पहुंचाता है, प्रतिस्पर्धी ताकतों को कम करता है, निर्भरता पैदा करता है और उद्योग द्वारा लॉबिंग पर राजनीतिक दबाव को बढ़ावा देता है। इसलिए संरक्षणवाद उपायों का उपयोग बहुत सावधानी से किया जाना चाहिए। चीन के उत्पादों को भारत में बाढ़ आने की आशंका पर उन लोगों के लिए एक शक्तिशाली साधन बन जाती है जो अपने स्वार्थ हितों के लिए संरक्षण चाहते हैं। सरकार को भारत में ऐसी घरेलू ताकतों से उतने ही सतर्कता से बचना चाहिए जितने तो वो चीनी उत्पादों को अधिक से बचाती है।